हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं। चैप्टर 1 का रिवीजन हो चुका है। अब चैप्टर 2 की रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 2 हमारा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। और चैप्टर 1 पे मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराए, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, और हिंट भी किया कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए, चैप्टर 2 है हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। पढ़ते वक्त हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया था, क्योंकि रिवीजन है तो थोड़ा इसकी स्पीड अच्छी रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं फोर्स की। बात करते हैं फोर्स क्या है। तो फोर्स बेटे क्या है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर क्या करते हैं, कोई कॉज अप्लाई करते हैं, कुछ कारण लगाते हैं, कुछ कॉज को अप्लाई करते हैं, तो अगर उसके शेप, साइज या पोजीशन में चेंज हमें दिखाई देता है, शेप में या साइज में या किसी भी तरीके के चेंज को हम ऑब्जर्व करते हैं उस कॉज के कारण, तो वो कॉज फोर्स बोला जाएगा। अगर किसी भी तरीके का चेंज नहीं है तो वो कॉज फोर्स कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ठीक है, जनरली लोग पुश और पुल को फोर्स कहते हैं, बट दिस इज नॉट इनफ डेफिनेशन, ठीक है। इफ अ कॉज इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी सच दैट इट चेंजेस या इट ट्राइज टू चेंजेस या इट चेंजेस द शेप एंड साइज और पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन इट कॉज इज द फोर्स। तो ठीक है, तो फोर्स को हम बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि अगर किसी बॉडी पर हम क्या करें, फोर्स लगाएं। अगर पोजीशन में है ना, छोटी छोटी बातें बस आपको रिवीजन करा रहे हैं, तो डेफिनेशन बहुत नहीं लिखाएंगे। पोजीशन में या शेप एंड साइज में, इन सब में क्या हो, चेंजेस ऑब्जर्व हो आपको, तो आप बोलेंगे कि वो कॉज क्या है, फोर्स है बेटे, ठीक है। तो फोर्स के बारे में आपने जाना, फोर्स को अच्छे से समझा। उसके बाद बात आती है कि इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस। फोर्स क्या क्या कर सकता है। फोर्स सबसे पहले क्या कर सकता है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। दूसरा, ये बॉडी को मूव कर रहा है तो उसे स्टॉप कर सकता है। तीसरा, अगर बॉडी सीधे डायरेक्शन में जा रही है तो उसे रोटेट करके मतलब डायरेक्शन चेंज कर सकता है, या उसके शेप एंड साइज में से परिवर्तन चेंज कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से इफेक्ट्स के बारे में आपको जानना है। नाउ अब हमें जानना है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है बेटे। अगर एक ऑब्जेक्ट पर, सबसे पहले बैलेंस की बात करते हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस काम कर रही हैं, एक से ज्यादा फोर्सेस उस पर काम कर रही हैं, और उन सब फोर्सेस की वजह से नेट इफेक्ट आपको जीरो दिख रहा है। जैसे कि ऐसे बॉडी समझिए, एक बॉडी है, इस पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, तो इसकी स्थिति क्या है, ये एकदम स्टेशनरी है, या ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। लेकिन बेटे आपने देखा कि इस पर क्या है कि ढेर सारे फोर्सेस, नंबर ऑफ फोर्सेस काम कर रही हैं, और इसके शेप एंड साइज और इसकी वेलोसिटी या इसके स्टेशनरी स्टेट्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तब आप बोलेंगे जो इसमें फोर्सेस काम कर रही हैं वो बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। जैसे अगर इसमें चॉक को छोड़ता हूं तो ये नीचे की तरफ आता है ड्यू टू द पुल ऑफ ग्रेविटेशन। अर्थ की ग्रेविटेशन पुलिंग के कारण ये नीचे आ रहा है, लेकिन जैसे ये हमारे हाथ पे पहुंच रहा है ये जाके स्टेबल हो जा रहा है, बिकॉज जितना फोर्स ये अर्थ इसको क्या कर रही है, ग्रेविटेशन से खींच रही है, जितना इसकी पुलिंग फोर्स है उतना ही हमारा हाथ इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो इससे आपको ये कंफर्म हो रहा है कि यहाँ पर जो फोर्सेस काम कर रही हैं इस चौक पर, वो बैलेंस्ड फोर्स हैं। इसी तरीके से बेटे रस्सी जब हम खींचते हैं तो रस्सी खींचने में क्या होता है, चार लोग इधर से खींच रहे हैं, चार लोग उधर से खींच रहे हैं। जब उसको आप देखते हैं कि कोई जीत नहीं रहा है, ना कोई हार रहा है, यानी दोनों लोग एक हेल्थी कंपटीशन दे रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि दोनों बैलेंस्ड फोर्सेस लगा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से सड़क किनारे खड़ा हुआ पर्सन अटैची लेके खड़ा है, तो चूंकि अटैची नीचे जाना चाह रही, लेकिन उसके अपोजिट में
उसके अपोजिट में उसने क्या किया है, एक बैलेंस फोर्स लगाया है, बैलेंस करता हुआ फोर्स लगाया है अगेंस्ट द ग्रेविटेशन पुलिंग। तो ये बैलेंस फोर्सेस के एग्जांपल भी रहे और आपने समझा भी। नाउ द नेक्स्ट इज अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अगर बेटे ये बैलेंस फोर्स का कंडीशन अगर आपको समझ में आ गया तो आपने जाना कि नेट इफेक्ट जीरो है। तो अगर नेट इफेक्ट जीरो नहीं है तब फोर्सेस क्या बोले जाएंगे, अनबैलेंस्ड फोर्सेस बोले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इस हाथ पर वेट कर रख रहा हूं, हमारे हाथ की लिमिटेशन है, अब ये रखते गए एक समय आया कि ये क्या हुआ, वेट लेना मना कर दिया तो मेरा हाथ नीचे जाने लगेगा, क्योंकि ये ऊपर से जो चॉक की फोर्स है वो ग्रेटर होने लगेगी और हम जो फोर्स लगाएंगे वो स्मॉलर होने लगेगी, जिसकी वजह से अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्रिएट होंगी। तो ये हो गई बात बैलेंस फोर्स की। और ओके बेटे, नाउ द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ विच इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या है, न्यूटन ने मोशन से रिलेटेड लॉज दिए जो पूरे आपके सामने जो मोशंस हो रहे हैं उसको डिफाइन करता है, किस तरीके से ऑब्जेक्ट मूव करती हैं या मूव करना चाहती हैं, उसमें फोर्स कितना होगा, ये तमाम बातें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के तहत जाना जाता है। पहला जो 3 लॉज है, 3 में पहला लॉ है आपका कि अगर एक ऑब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट लॉ की बात करते हैं, अगर एक ऑब्जेक्ट रुका है, अगर ये क्या है रुका है या एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 2 बातें, ठीक है। या तो अगर एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी कंडीशन में है यानी v इक्वल टू 0 या वो मूव कर रहा है तो वो कंटिन्यूअसली इसी स्टेट में बना रहेगा, लेकिन कब तक, जब तक कि इस पर एक्सटर्नल फोर्स काम न करे। यानी किसी भी तरीके का अगर एक्सटर्नल फोर्स इस पर काम करेगा माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी कंडीशन में चेंज आएगा। अगर स्टेशनरी बॉडी है दैट मीन्स रुका हुआ बॉडी है, तब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होने लगेगी। अगर आप तो क्या करेंगे, फोर्स उसी डायरेक्शन में लगाएंगे जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है तो वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, है ना। और अगर क्या है मतलब वेलोसिटी 0 से बढ़ के कुछ हो जाएगी। और अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, फिलहाल तो 0 स्टेट में है तो कोई अपोजिट डायरेक्शन रोकने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो 2 कंडीशन, या तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर सकते हैं या तो डिक्रीज कर सकते हैं। तो फोर्स अगर उस डायरेक्शन में लगाएं जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है तो वेलोसिटी इंक्रीज होता समझ में आएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया तो वेलोसिटी पहले सिमिलर डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, और अपोजिट डायरेक्शन डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेटे आप ये समझ पा रहे हैं कि फोर्सेस किस तरीके से मोशन को अफेक्ट करती है। तो ये फर्स्ट लॉ है कि अगर एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी कंडीशन में है तो स्टेशनरी कंडीशन में रहेगा या एट रेस्ट रहेगा, और अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहेगा। ये कब तक होगा, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स काम न करे। अब बात आती है कि ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हमें जानने की जरूरत होगी एक नए लॉ को, ठीक है। पहले फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशन को समझ लेते हैं। पहले एक इनर्शिया को समझ लेते हैं, ठीक है। तो इनर्शिया को समझ लेंगे तो बात समझ में आएगी। तो फर्स्ट लॉ जिस प्रॉपर्टी पे आधारित है वो है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है बेटे, जो फर्स्ट लॉ कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहता है, मूव कर रहा है तो मूव करना चाहता है। तो ये जो चाहने की प्रक्रिया है, जो ये उसका नेचर है, वो क्या है, इनर्शिया है। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहता है, एक ऑब्जेक्ट अगर क्या है मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। अगर आप उस पर फोर्स लगाओगे भी ना बेटे तो वो पहले भरसक प्रयास करेगा कि उस फोर्स का अपोज कर दे। दैट मीन्स वो उस फोर्स को जितना से ज्यादा अवॉइड करने की क्षमता रखेगा, उतना ज्यादा रखेगा। फिर एक लिमिट आएगी कि आप फोर्स बढ़ाते जाओगे तो उसकी क्षमता जवाब दे जाएगी और उसे मूव करना पड़ेगा, या मूव कर रहा है तो रुकना पड़ेगा या वेलोसिटी चेंज करनी पड़ेगी। तो इनर्शिया क्या है, इनर्शिया प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट की जिसकी हेल्प से, जिसकी मदद से बॉडीज क्या करती हैं, अपोज करती हैं उनके साथ होने वाले चेंज को, चाहे वो शेप एंड साइज में चेंज हो, चाहे वो उनके मान लीजिए वेलोसिटी में चेंज हो। तो वो जो प्रॉपर्टी की बात की जा रही है वो इनर्शिया है। इसी पर आधारित आपकी फर्स्ट लॉ है।
तो अगर कोई ऐसे ऑब्जेक्ट सपोज कर लीजिए कि आप बस में बैठे हैं, तो जब बस मूव करना स्टार्ट करता है तो हम थोड़ा सा पीछे की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी का वो हिस्सा जो बस से अलग है, जैसे हम लोग बैठे हैं, वो क्या होता है, जो कनेक्टेड पार्ट तो बस के साथ मूव करना स्टार्ट कर देता है, बट जो अलग है ना बेटे, वो रेस्ट पर रहना चाहता है। ड्यू टू द इनर्शिया वो रेस्ट पे रहना चाहता है, और जब बॉडी मूव करती है तो आगे का हिस्सा निकल जाता है, कार मूव करने या बस मूव करने के कारण आगे का हिस्सा निकल जाता है और पीछे की तरफ आप टिल्ट हो जाते हैं। इससे आप देखते हैं कि आप इनर्शिया का नाम लेते हैं। ये इनर्शिया के कारण और फर्स्ट लॉ के कारण ऐसा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसको आपने पढ़ा, मैंने आपको समझाया। अब द सेकेंड वन इज सेकेंड लॉ बेटे एक नई क्वांटिटी पर आधारित है, जिसे लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। लीनियर मोमेंटम होता है या मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी को हम लोग लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम कहते हैं बेटे। ये एक बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके मास से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, लीनियर मोमेंटम मिलेगा। तो मास इनटू वेलोसिटी इज लीनियर मोमेंटम, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मान लीजिए पहले u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी v हो गई, तो इसके मोमेंटम में चेंज होगा। भाई देखिए यहाँ पर मोमेंटम mu होगा और यहाँ पर mv होगा, ठीक है। तो इस चेंज को दिखाने के लिए हम लोग डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं। डेल्टा शोज द डिफरेंस, दैट मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल। तो P2 सपोज कर लीजिए, यहाँ पर P2 है, यहाँ पर सपोज कर लीजिए P1, तो P2 माइनस P1 mv माइनस mv, ठीक है। या आप इसमें चाहें तो m कॉमन ले सकते हैं, और m कॉमन ले लेंगे माय डियर स्टूडेंट, वी विल गेट m ब्रैकेट में v माइनस u। तो ये डिफरेंस को शो करता है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम हमें पता लग जाए और मोमेंटम में चेंज पता निकालना आ जाए, तब हम सेकेंड लॉ को समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये पता है कि मोमेंटम है, और अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ये मोमेंटम निकालने का तरीका, मोमेंटम में चेंज निकालने का तरीका है, ठीक है। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ ये कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स का, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। अब ये फोर्स की जो ये क्या है साइन है, इसको हटा के हम लोग क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वलिटी का साइन लगाते हैं, जिसके लिए हम लोग एक कांस्टेंट लगा देते हैं, और कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली यहाँ पर बनाती है, याद रखिएगा, ऑलवेज बनाती है। देन वी विल गेट डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी की जगह जो हम अभी वैल्यू लिखे थे उसको लिख देंगे। हालांकि इसको मैंने आपको डिटेल में बताया था, बट ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं। और अगर किसी चीज का डेरिवेशन चाहिए तो आफ्टर एग्जाम आप मेरे से फर्स्ट टर्म आप मेरे से मैसेज करके पूछ लीजिएगा, सर ये डेरिवेशन बता दीजिए, मैं फिर बता दूंगा। जब तक एग्जाम चल रहा है तब तक तो आपका रिवीजन ही चलेगा। तो v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा बेटे। तो यहाँ से हमें एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला मिला, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास इंटू एक्सीलरेशन, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी बॉडी पर एक्सीलरेशन अगर दिया है तो उसके मास से मल्टीप्लाई करके हम ये निकाल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट पर फोर्स कितना काम कर रहा है। फोर्स आपकी बेटे वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट होता है न्यूटन। ये बातें आपको बताई जा चुकी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अब थर्ड लॉ की तरफ चलते हैं। थर्ड लॉ क्या है बेटे? थर्ड लॉ है एक्शन रिएक्शन का, कि अगर एक ऑब्जेक्ट पर क्या है, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स काम कर रहा है F, तो थर्ड लॉ कहता है कि ये जो एजेंसी होगी, एजेंसी मतलब जो इस फोर्स को लगा रहा है, अगर हम लगा रहे हैं तो हम ही एजेंसी है, और कोई अगर मशीन लगा रहे तो वो मशीन है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन दैट दिस बॉडी विल ऑल्सो अप्लाई द फोर्स ऑन द दिस बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन थर्ड लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन दिए हैं, इसको आप देख के रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आसान है, लेकिन आपको पूरी थियरी रिवीजन होगी बेटे, रिवाइज होगी, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। तो अब लास्ट वन जो बच रहा है वो बच रहा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हालांकि यहीं तक मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है बेटे, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स जीरो काम है, जीरो कर रहा है, मतलब
इस ऑब्जेक्ट का अगर वेलोसिटी क्या है, जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, तो इसका मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट, नहीं बदलेगा। इसी तरीके से बेटे अगर दो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, टकराते हैं, तो उनमें भी क्या होगा, बिफोर कोलिजन मोमेंटम और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या होंगे, सेम होंगे। रॉकेट का प्रोपोर्शन, जो रॉकेट आगे बढ़ता है उसका कारण भी मोमेंटम का ही होता है कि यहाँ से क्या होता है, ये धुआं पीछे की तरफ निकलता है और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को मेंटेन करते हुए ये बॉडी क्या करता है, आगे मूव करता है। तो बेटे इन सबको मैंने बहुत डिटेल्ड में पढ़ाया था, आपने लिखा भी था और सब मैंने बार बार पूछा था कि बच्चों आपको आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये चैप्टर 2 के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सबका मैंने आज रिवीजन करा दिया। इस दिन तक ही आपको मैंने क्वेश्चन दिए कंजर्वेशन मोमेंटम तक। इसको देखकर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाइए और कल आपका एग्जाम होगा 27 तारीख को, और कोई दिक्कत हो उससे पहले आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको आंसर करूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका एग्जाम अच्छा जाए, ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।